He's got the whole world in his hand. WWE में कुछ सुपरस्टार ओवर पुश्ड होते हैं जिन्हें जरूरत से ज्यादा WWE ने पुश दिया है और कई बड़े अपॉर्चुनिटीज दिए हैं। और WWE में कुछ सुपरस्टार्स अंडररेटेड होते हैं जिन्हें ज्यादा मौके नहीं मिलते। पर आज हम जिस सुपरस्टार की बात करने वाले हैं वो WWE का वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड और मोस्ट क्रिएटिव सुपरस्टार होने के बावजूद वो WWE के सबसे ज्यादा मिसयूज्ड सुपरस्टार थे जिन्हें WWE ने कभी भी एक बड़ा पुश नहीं दिया। और वो सुपरस्टार है लेट ब्रे वायट। ब्रे वायट 3 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं जिसमें एक बार WWE चैंपियनशिप और 2 बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप शामिल है। लेकिन इसके बावजूद वो WWE के मोस्ट मिसयूज्ड सुपरस्टार हैं। ऐसा नहीं है कि WWE ने उन्हें कभी पुश नहीं दिया, लेकिन इसके साथ साथ WWE ने समय समय पर उन्हें बरीड भी किया। उनके करियर में कई ऐसे मैचेस रहे हैं जहां उन्हें वो मैचेस जीतने चाहिए थे लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और आज हम उन्हीं मौकों की बात करने वाले हैं जहां WWE ने उन्हें बरीड किया। तो चलिए शुरुआत से बात करते हैं। ब्रे वायट, जिनका रियल नेम विंधम रोटुंडा है। ब्रे वायट ने मेन रोस्टर पर डेब्यू 2010 के हेल इन अ सेल पेपर व्यू में किया था जहां वो जॉन सीना पर अटैक करते हैं एज ए मेंबर ऑफ नेक्सस। उस समय उनका नाम हस्की हैरिस था। हालांकि हस्की हैरिस ज्यादा दिनों तक नेक्सस में नहीं रहे और वापस FCW में चले गए। और जब 2012 में WWE ने FCW को NXT में बदला तब WWE ने हस्की हैरिस का कैरेक्टर भी चेंज किया ब्रे वायट में, जहां ब्रे वायट ने लूक हार्पर और एरिक रोवन के साथ मिलकर व्हाइट फैमिली बनाया। और जुलाई 8, 2013 के रॉ के एपिसोड पर व्हाइट फैमिली ने अपना मेन रोस्टर डेब्यू किया। उस समय व्हाइट फैमिली को WWE की तरफ से एक अच्छा पुश मिला था जहां केन, डैनियल ब्रायन, शील्ड और जॉन सीना जैसे सुपरस्टार्स के खिलाफ व्हाइट फैमिली की राइवलरी रही थी। और रेसलमेनिया 30 में ब्रे वायट ने जॉन सीना का सामना किया था, जो पहला ऐसा मोमेंट था जब WWE ने ब्रे वायट को बरीड किया, जब जॉन सीना ने ब्रे वायट को रेसलमेनिया में हराया। इसके बावजूद कि नंबर्स एडवांटेज ब्रे वायट के साथ था क्योंकि एरिक रोवन और लूक हार्पर रिंग साइड पर ही मौजूद थे। उस मैच को ब्रे वायट को जीतना चाहिए था। अगले मैच की बात करें जिसको ब्रे वायट को जीतना चाहिए था, वो था अंडरटेकर के खिलाफ रेसलमेनिया 31 का मैच। रेसलमेनिया 30 में ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर की स्ट्रीक ऑलरेडी खत्म कर दिया था, जिसके बाद ये अंडरटेकर का पहला मैच था जहां शायद अंडरटेकर को भी जीत की जरूरत थी। पर अगर उस मैच को WWE पासिंग द टॉर्च मोमेंट की तरह यूज करती और ब्रे वायट वो मैच जीतते तो उनके करियर को बूस्ट मिलता, क्योंकि अंडरटेकर के बाद कोई दूसरा सुपरस्टार था जो माइंड गेम्स खेलने में एक्सपर्ट था, वो ब्रे वायट थे। WWE के पास मौका था कि वो उन्हें मॉडर्न एरा का अंडरटेकर बना सकती थी, पर WWE ने ऐसा नहीं किया। अंडरटेकर से रेसलमेनिया का मैच हारने के बाद ब्रे वायट ने कुछ महीने बाद दोबारा व्हाइट फैमिली को रिफॉर्म किया एक नए मेंबर ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ। और उनकी साइड ब्रॉन स्ट्रोमन होने के बावजूद वो उस साल के सर्वाइवर सीरीज में ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन से मैच हार जाते हैं। और अगले साल ड्राफ्ट में व्हाइट फैमिली अलग हो जाते हैं, जहां ब्रॉन स्ट्रोमन रॉ पर और ब्रे वायट और लूक हार्पर स्मैकडाउन पर चले जाते हैं, जहां स्मैकडाउन पर रैंडी ऑर्टन व्हाइट फैमिली को ज्वाइन करते हैं, जहां वो रैंडी ऑर्टन के साथ स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस भी बने थे। जिसके बाद 2017 का रॉयल रंबल रैंडी ऑर्टन ने जीता और एलिमिनेशन चेंबर में ब्रे वायट ने पहली बार WWE चैंपियनशिप जीता। जिसके बाद रेसलमेनिया 33 में रैंडी ऑर्टन वर्सेस ब्रे वायट का WWE चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ, जहां एक बार फिर रेसलमेनिया में ब्रे वायट को WWE ने बरीड किया जब लेजेंड किलर ने ब्रे वायट को हराकर WWE चैंपियनशिप जीता। जिसके बाद ब्रे वायट मैट हार्डी के साथ एक मेमोरेबल फ्यूड में गए। बाद में दोनों ने टीम भी बनाई और रॉ टैग टीम चैंपियंस भी बने, लेकिन मैट हार्डी के इंजरी के कारण एक्सट्रीम रूल्स में बी टीम से उन्हें मैच हारना पड़ा। और उस मैच के कुछ हफ्तों बाद ही ब्रे वायट WWE से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद ब्रे वायट लगभग 1 साल तक WWE में नहीं दिखे। और जिसके बाद ब्रे वायट ने एक नए गिमिक के साथ WWE में रिटर्न किया, जो शायद मॉडर्न एरा का बेस्ट कैरेक्टर था, द फील्ड ब्रे वायट का, जहां उन्होंने फिन बैलर पर अटैक किया और समर स्लैम में फिन बैलर को हराया। और फिर सेथ रॉलिंस के खिलाफ हेल इन अ सेल में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ा, जहां 11 कर्ब स्टॉम्प से किक आउट करने के बाद भी वो मैच नहीं जीत पाए और मैच नो कॉन्टेस्ट के तौर पर एंड हो गया, जो समझ से बाहर है कि हेल इन अ सेल मैच नो कॉन्टेस्ट में कैसे खत्म हो सकता है। खैर, हालांकि क्राउन जोल में वो यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते हैं सेथ रॉलिंस को हराकर, जिसके बाद मिज और डैनियल ब्रायन के खिलाफ फ्यूड में वो रहे थे। ब्रे वायट जब मोमेंटम से आगे बढ़ रहे थे, सभी फैंस फील्ड को पसंद कर रहे थे, तभी WWE ने दोबारा उन्हें बरीड किया गोल्डबर्ग के खिलाफ फ्यूड में डालकर, जहां सुपर शोडाउन में गोल्डबर्ग ने एक बॉस जैक हैमर से अनडिफिटेड फील्ड को हरा दिया।
अगर आप उस मैच का फिनिश देखोगे तो वो इतना डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि फील्ड सिर्फ एक जैक हैमर से मैच हार जाते हैं और एक्चुअली ना तो वो जैक हैमर था और ना ही वो ढंग से सुप्लेक्स था। हेल इन अ सेल में इतने फिनिशर से किक आउट करने के बाद किसने सोचा था कि फील्ड एक बॉच मूव से मैच हार जाएंगे। हालांकि इसके बाद WWE ने दोबारा फील्ड को पुश दिया जब रेसलमेनिया 36 में उन्होंने जॉन सीना को हराया और यूनिवर्सल टाइटल के लिए ब्रॉन स्ट्रोमन के खिलाफ लगभग 4 महीने तक फ्यूड में रहे और फाइनली समर स्लैम में वो दोबारा यूनिवर्सल चैंपियन बने। जिसके बाद WWE के फेवरेट गाय रोमन रेंज आते हैं और रोमन रेंज आए और उन्हें टाइटल मैच ना मिले। ऐसा कैसे हो सकता है? WWE ने दोबारा फील्ड को एक हफ्ते में ही बरीड कर दिया जब समर स्लैम के एक हफ्ते बाद ही फील्ड यूनिवर्सल टाइटल हार जाते हैं। जिसके बाद वो रैंडी ऑर्टन के खिलाफ फ्यूड में आते हैं जहां TLC में फील्ड ने रैंडी ऑर्टन का एक फायरफ्लाई इन्फर्नो मैच में सामना किया जिसे रैंडी ऑर्टन ने जीता। जिसके बाद कुछ हफ्तों तक एलेक्सा ब्लिस रैंडी ऑर्टन के साथ माइंड गेम्स खेलती रही। जिसके बाद फास्ट लेन में फील्ड ने नए लुक के साथ रिटर्न किया और फील्ड ने रैंडी ऑर्टन का रेसलमेनिया 37 में सामना किया जहां WWE ने फिर वही किया जो वो हमेशा से ब्रे वाइट के साथ करती रही, बरीड। फील्ड एक RKO में वो मैच हार जाते हैं, वो भी पिनफॉल के जरिए। और जिसके बाद वो अगले रॉ पर फायरफ्लाई फन हाउस सेगमेंट में नजर आते हैं और फिर कुछ महीनों के लिए गायब हो जाते हैं। और उसी साल जुलाई 31 को WWE सरप्राइजिंगली ब्रे वाइट को रिलीज कर देती है। जिसके बाद अगले साल 2022 के एक्सट्रीम रूल्स में ब्रे वाइट अपना शानदार रिटर्न करते हैं एक नए गिमिक और एक नए कैरेक्टर अंकल हाउडी के साथ। जिसके बाद वो LA नाइट के साथ फ्यूड में रहे और 2023 के रॉयल रंबल में उन्होंने LA नाइट को पिच ब्लैक मैच में हराया। जिसके बाद उन्होंने ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली के मैच के विनर को चैलेंज किया जिसे बॉबी लैशली ने जीता। और 2022 के एक्सट्रीम रूल्स में जब ब्रे वाइट ने अपना WWE रिटर्न किया तब भी WWE उन्हें सही तरीके से बुक नहीं कर पाई। WWE ने उन्हें LA नाइट के साथ फ्यूड में डाला जो एक्चुअली इंटरेस्टिंग था, बट उसके अलावा जो ब्रे वाइट और अंकल हाउडी की स्टोरी लाइन थी वो काफ़ी ज़्यादा स्लो थी। ब्रे वाइट लगभग 5 महीनों तक WWE में थे बट उसके बावजूद हमें ये भी नहीं पता चला कि आखिर अंकल हाउडी है कौन और वो ब्रे वाइट के साथ क्यों थे। और WWE उन्हें रैंडमली बॉबी लैशली के खिलाफ फ्यूड में डाल देती है जो सैडली हमें कभी देखने को ही नहीं मिला। लेकिन तभी ब्रे वाइट अचानक WWE से गायब हो गए। रिपोर्ट सामने आई कि वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और ऐसा बताया गया कि अब वो ठीक है और जल्द ही WWE में रिटर्न करने वाले हैं। लेकिन 24 अगस्त 2023 को ये खबर आई कि ब्रे वाइट अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी डेथ का कारण हार्ट अटैक बताया गया। विंधम रोटुंडा ने फैंस को इतने आइकॉनिक कैरेक्टर्स दिए हैं, चाहे वो ईटर ऑफ द वर्ल्ड ब्रे वाइट का हो या फिर फायरफ्लाई फन हाउस वाले ब्रे वाइट या फिर द फील्ड ब्रे वाइट। वो अपने साथ रिंग में इतनी क्रिएटिविटी लाते थे जो फैंस ने कभी नहीं देखा था। वो एक क्रिएटिव जीनियस थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कभी भी ब्रे वाइट का फुल पोटेंशियल देखने को मिला ही नहीं क्योंकि कभी भी उन्हें एक स्ट्रॉन्ग और लंबा पुश नहीं मिला। जब भी वो अपने पोटेंशियल की तरफ बढ़ते किसी न किसी तरह उन्हें बरीड कर दिया जाता था। ब्रे वाइट तो अब हमारे बीच नहीं है पर वो हमेशा फैंस के दिलों में रहेंगे। उनके जैसा सुपरस्टार ना कभी हुआ है और ना कभी होगा और ये काफ़ी दुख की बात है कि हमें कभी दोबारा रिंग में ब्रे वाइट देखने को नहीं मिलेंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मे गॉड गिव हिज सोल रेस्ट इन पीस।